मन की बात में काले धन पर बोले प्रधानमंत्री, कहा काले धन पर मेरे प्रयासों में कमी नहीं आएगी। अगले मन की बात में नशे पर करेंगे चर्चा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रॉबर्ट वाड्रा पर साधा निशाना, कहा वाड्रा का सुरक्षा की जरूरत नहीं, जनता को वाड्रा से बचाने की जरूरत। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार पहुंचेंगे अपने गृह नगर नागपुर में। फडणवीस के भव्य स्वागत की तैयारी। दिग्विजय सिंह के बयान से टीम राहुल नाराज, 15 युवा सचिवों ने की मुलाकात, जताई नाराजगी, बयान से राहुल को हुआ नुकसान। और भारत श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी आज कांटे की टक्कर, विराट कोहली के हाथों में है टीम इंडिया की कमान। नमस्कार, रिपोर्टर 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी मिली है। दुबई से उन्हें फोन आया है और फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। शहनवाज ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी दी गई है। दुबई से एक फोन कॉल उनको आया है और फोन कॉल के जरिए एक अज्ञात व्यक्ति ने उनको जान से मारने की धमकी दी है। शहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, और बताया ये भी जा रहा है कि मोदी की तारीफ करने को लेकर शहनवाज हुसैन को ये धमकी भरा फोन आया है। एक अज्ञात युवक ने उनको फोन करके धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें, बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी दी गई। मोदी के पक्ष में बोलने पर ये धमकी दी गई है शहनवाज हुसैन को। बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं शहनवाज हुसैन। आपको बता दें कि दुबई से उनको एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और फोन पर उनको जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि शहनवाज हुसैन ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी मिली है। दुबई से उनको एक धमकी भरा फोन आया है और फोन पर उनको जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति ने उनको फोन किया है, लेकिन शहनवाज हुसैन ने इसकी शिकायत जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भी दर्ज करा दी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी मिली है फोन पर। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऑल इंडिया रेडियो के जरिए अपने मन की बात कही। मोदी ने सुबह करीब 11 बजे रेडियो पर अपनी मन की बात कही और साथ ही साथ मोदी ने अपने संबोधन में जनता को उन्हें सुनने के लिए धन्यवाद भी दिया। स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक असर दिख रहा है और इस बात की पुष्टि भी उन्होंने एक रेल यात्री के अनुभव को बताकर की। वहीं मोदी ने यह भी कहा कि स्वच्छ रहने से ही भारत का विकास होगा, क्योंकि सफाई से भारतीय जनता बीमार नहीं रहेगी और योगदान के निर्माण में आपको बता दें कि योगदान कर सकते हैं एक अच्छे स्वच्छ भारत के निर्माण में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे अपने मन की बात आकाशवाणी रेडियो के जरिए जनता से की और जनता से वो रूबरू हुए, अपने मन की बात उन्होंने कही। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से बातें की। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत के साथ साथ उन्होंने काले धन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर यह कहा है कि जिस तरह से जो ब्लैक मनी है, जो काला धन है, उसको वापस लाया जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आपको बता दें कि जनता से रूबरू हुए, आकाशवाणी के जरिए वो जनता से रूबरू हुए और उन्होंने ये कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में किस तरह से भारत को स्वच्छ रखा जा सकता है और भारत अगर स्वच्छ होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो गरीबों को होगा। उनको अपने स्वास्थ्य का जो खर्चा है वो उठाना नहीं पड़ेगा और स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना है महात्मा
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए जनता को संबोधित किया और शुक्रिया अदा किया कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उस मन की बात को सुनने के लिए शुक्रिया अदा किया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है अपनी मन की बात के खास कार्यक्रम को सुनने के लिए। दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपनी मन की बात की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात करते हुए काले धन पर भी खास बोला है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी को लेकर। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता हूं। मेरी प्रतिबद्धता ये है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है, ये देश के गरीबों का पैसा है, वापस आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुझे बस आपके आशीर्वाद बने रहें। मैं आपके लिए जो भी करना पड़ेगा, जब भी करना पड़ेगा, जरूर करता रहूंगा। हमारे देश के जवान सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय जान की बाजी लगा करके हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी साहस करने को तैयार हो जाते हैं। खेलकूद में भी हमारे देश के जवान भारत का गौरव बढ़ाते रहते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारी सेना के कुछ खिलाड़ियों ने ब्रिटेन में आयोजित एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कैब्रियन पेट्रोल की एक स्पर्धा होती है, करीब 140 देशों को पीछे छोड़ करके हमारे इन जवानों ने गोल्ड मेडल दिलाया देश को। मैं इन जवानों को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी एक अवसर मिला था, हमारे देश के जवान, नौजवान विद्यार्थी, युवक युवतियां खेलकूद में जो विजेता होकर के आई थी, उनसे मैंने एक चायपान का कार्यक्रम रखा था। मुझे एक नई ऊर्जा मिली, उनका उत्साह, उमंग, और मैंने देख रहा था कि और देशों की तुलना में हमारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं बहुत कम होती है, लेकिन शिकायत के बजाय वे उमंग और उत्साह से और अधिक कुछ करने की बात कर रहे थे कि हमारी युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी तेजी से नशे का सेवन, ड्रग्स की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस विषय पर अपने मन की बात में जरूर चर्चा करें। मैं उनकी इस पीड़ा से सहमत हूं। मैं अगली मन की बात जब करूंगा, मैं जरूर ये नशाखोरी, ये ड्रग्स माफिया और उसके कारण भारत के युवा धन को कितना बड़ा संकट आ सकता है, उसकी चर्चा अगली बार मैं जरूर करूंगा। उस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो, आपको कुछ जानकारियां हो, इस नशे की आदत वाले बच्चों को आपने अगर बचाया हो, बचाने के कुछ आपके तौर तरीके हो, किसी सरकारी मुलाजिम ने कोई अच्छी भूमिका निभाई हो, अगर ऐसी कोई जानकारी आप मुझे देंगे तो मैं देशवासियों के सामने इन अच्छे प्रयासों की बात पहुंचाऊंगा और हम सब मिलकर के हर परिवार में एक माहौल बनाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन के कारण कोई बच्चा इस रास्ते पर न चला जाए। जरूर इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इस काले धन के मुद्दे को लेकर जो बात कही है कि हम काला धन जरूर देश में वापस लेकर आएंगे, जनता से उन्होंने अपील की है कि वो अपने प्रधान सेवक पर विश्वास रखें। हर संभव प्रयास किया जाएगा काले धन को वापस लाने के लिए। हालांकि नहीं पता कि विदेशों में कितना काला धन जमा है, लेकिन फिर भी चाहे करोड़ों हो, चाहे अरबों हो, चाहे खरबों हो, लेकिन अगर वो भारत का पैसा है, वो काला धन अगर विदेशों में जमा है, तो जनता से अपील की है कि
वो अपना देश का जो काला धन है वो जरूर वापस लेकर आएंगे। जनता से खास अपील की है, विश्वास रखने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जल्द से जल्द देश का जो काला धन है वो वापस देश में आएगा। और अब पीएम मोदी ने अपने मन की बात में काले धन को लेकर जो कुछ भी कहा है और उन्होंने साफ ये कहा है कि काला धन देश में वो वापस लेकर जरूर आएंगे। प्रधान सेवक पर पूरी तरह से विश्वास रखने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। सेना के जवानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब वो सियाचिन गए थे दिवाली के मौके पर, जिस तरह से सियाचिन की कड़कड़ाती ठंड में, आपको बता दें कि जो सेना के जवान है वो किस तरह से सेना पर सुरक्षा करते हैं, वो उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि जो सेना के जवान हैं वो भारत की सेना पर सीमा पर सुरक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम चैन और सुकून की जिंदगी गुजार पाते हैं। खबरों में बढ़ते आगे, सुब्रमण्यम स्वामी ने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा समाज के लिए धमाके की तरह हैं, उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लोगों को उनसे बचने की जरूरत है। वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने भी यह कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रॉबर्ट वाड्रा के इस व्यवहार ने उन पर एक और दाग लगा दिया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी रॉबर्ट वाड्रा पर हमला करते हुए कहा है कि सत्ता के दुरुपयोग का ना तो वाड्रा ना कांग्रेस के पास कोई जवाब है। वहीं प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा उस वक्त आपा खो बैठे जब उनसे जमीनी सौदे के बारे में सवाल पूछा गया। दिल्ली के अशोका होटल के एक जिम के कार्यक्रम में वाड्रा आए थे और वाड्रा से जब एक न्यूज एजेंसी के पत्रकार ने हरियाणा के जमीन सौदे पर सवाल किया तो वाड्रा ने पलटकर जवाब दिया और बदसलूकी भी की। हरियाणा के जमीनी सौदे को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप पे प्रत्यारोप लगते रहे हैं। डीएलएफ लैंड डील को लेकर वाड्रा पर जांच की तलवार लटक रही है। हालिया हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ही राज्य में हुए जमीनी सौदे को लेकर जांच की बात लगातार कही जा रही है, जिसको लेकर जो झंझलाहट है वो साफ झलक रही थी रॉबर्ट वाड्रा के चेहरे पर जब एक पत्रकार ने उनसे जमीनी सौदे को लेकर सवाल पूछा। डीएलएफ मामले में आरोपी बताए जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि जनता को वाड्रा से नहीं बल्कि वाड्रा को जनता से बचाने की जरूरत है। आपको बता दें कि जिस तरह से रिपोर्टर के साथ बदसलूकी का ये पूरा मामला है, सुब्रमण्यम स्वामी ने रॉबर्ट वाड्रा पर हमला करते हुए कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जनता को वाड्रा से बचाने की जरूरत है। आपको बता दें कि अशोका होटल में जब एक कार्यक्रम में गए थे रॉबर्ट वाड्रा जब वहाँ से लौट रहे थे तो वहाँ पर एक न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर के साथ उनकी बहस हो गई और न्यूज़ रिपोर्टर के सवाल पूछे जाने पर, आपको बता दें कि सवाल पूछे जाने पर उस रिपोर्टर को धक्का दे दिया, उसका माइक धकेल दिया और सुरक्षा कर्मियों ने भी बदसलूकी की और कैमरा ऑफ करने के लिए कैमरामैन को जबरदस्ती किया। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और जिस तरह से अब सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा बढ़ाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि जनता को रॉबर्ट वाड्रा से बचाने की ज़रूरत है। सुब्रमण्यम स्वामी ने रॉबर्ट वाड्रा पर हमला भी किया है और जिस तरह से अब बीजेपी को एक मौका मिल गया है रॉबर्ट वाड्रा पर हमला बोलने का। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, खबरें भी और भी हैं।
24/7 में और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जो टेस्ट मैच, जो वनडे मैच खेला जाना है श्रीलंका और भारत के बीच में, वो उसमें टेस्ट, आपको बता दें कि जो टॉस किया गया है उस टॉस में श्रीलंका जीत गया है और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है भारत को। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है भारत को। और आपको ये बता दें कि इस मैच को कटक के मैदान पर खेला जा रहा है। भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है, आपको बता दें श्रीलंका ने, और श्रीलंका ने टॉस जीतकर इस 5 मैचों की सीरीज में पहला वनडे जो खेला जा रहा है कटक में, उसमें टॉस जीता है श्रीलंका ने और टॉस जीतने के बाद न्योता दिया है भारत को पहले बल्लेबाजी करने का। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है, श्रीलंका ने टॉस जीता है। आपको बता दें 5 मैचों की ये पूरी सीरीज है और आज इस सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाना है कटक के मैदान पर। ये पहला वनडे मैच खेला जाना है भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच है और श्रीलंका ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद भारत को न्योता दिया है पहले बल्लेबाजी करने का। भारत और श्रीलंका के बीच आज पहला वनडे मैच खेला जाना है। 5 सीरीज का ये मैच है, 5 मैचों की ये पूरी एक सीरीज है और पहला वनडे मैच कटक के मैदान में खेला जाना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तने हमारे साथ जुड़ गए। तने, क्या कुछ बदलाव इस बार किए गए हैं भारतीय टीम में, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर तो ये है कि धोनी नहीं खेलना है इस पहले मैच में और पहले 3 मैचों के लिए उन्हें नहीं चुना गया है, तो कोहली कैप्टेंसी कर रहे हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कोहली की कैप्टेंसी में आज टीम इंडिया कैसा परफॉर्म कर रही है। और एक सबसे अहम बात जो देखने लायक रहेगी कि भारतीय टीम 6 बैट्समैन के साथ खेल रही है और 5 बॉलर के साथ खेल रही है। तो बहुत कम ऐसा देखा गया है कि भारत की टीम 6 बैट्समैन के साथ उतरती है, हमेशा 7 बल्लेबाज रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी वीक लग रही है। ऐसे में पहले बैटिंग कर रही है इंडिया, तो बहुत अहम रहेगा कि एक अच्छा स्कोर खड़ा करे, जिसके बाद बॉलर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उस टोटल को डिफेंड करे। लेकिन इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि घरेलू मैदान है और अपने घर में ही खेल रही है, तो अच्छी बैटिंग करेगी और एक बड़ा से बड़ा टोटल स्कोर खड़ा करेगी। कोहली अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, रैना भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा रहाणे ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो भारत के ज्यादातर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में हैं। धवन की फॉर्म थोड़ा बहुत चिंताजनक है, लेकिन उनके पास भी अच्छा मौका है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप अब काफी नजदीक है, तो वर्ल्ड कप से पहले अपनी फॉर्म को वापस करे। हालांकि धोनी की कमी एक बार मिडिल ऑर्डर में फिर खलेगी। ऐसे में जो टॉप 3 टॉप 4 बल्लेबाज हैं, उनका रोल बहुत अहम हो जाएगा और बहुत जरूरी रहेगा कि जब पहले बैटिंग करने उतर रहे हैं तो एक अच्छा स्टार्ट दे। अगर शुरुआत के 10-15 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आ जाते हैं और कम से कम विकेट गिरते हैं, तो भारत को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिसके बाद एक बड़ा टोटल खड़ा करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दोनों टीम को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम में ज्यादा युवा खिलाड़ी हैं। अगर आप अश्विन को छोड़ दें तो ज्यादातर खिलाड़ी हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा अगर आप श्रीलंका की टीम में देखें तो उनके पास मिडिल ऑर्डर में संगकारा और जयवर्धन जैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अनुभव है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो कहीं ना कहीं दोनों की टीम का जब आप कंपैरिजन करें तो टीम इंडिया में एक्सपीरियंस की कमी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है अगर अच्छा क्रिकेट नहीं खेला तो। जी, हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि भारत का प्रदर्शन आखिरकार कैसा, क्योंकि जो बैटिंग लाइनअप है, जो बॉलिंग लाइनअप है, जैसा आपने बताया तने कि काफी कुछ बदलाव किया गया है और इस बार नेतृत्व भी बदला गया है। जिस तरह से इस बार विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं और फिलहाल धोनी की जो कमी है वो कहीं ना कहीं जरूर खलेगी तने। जी, धोनी की कमी खलेगी क्योंकि धोनी एक बहुत अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं। जी बिल्कुल। उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते है। तो जब आपका नियमित कप्तान नहीं होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीम थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि नए कप्तान को उतना अनुभव नहीं होता। कोहली की बात करें तो हालांकि उनकी कैप्टनसी में रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन 3 सीरीज में जब भी उन्होंने कप्तानी की है
तो देश के बाहर उन्होंने कैप्टनसी संभाली है। ये ऐसा पहला मौका होगा जब कोहली भारतीय जमीन पर कप्तानी करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका एक अलग से प्रेशर होगा, क्योंकि आपकी होम क्राउड होगी, आपके ऊपर अच्छे रन बनाने का भी दबाव रहेगा, आपके ऊपर टीम को लीड करने का भी दबाव रहेगा, तो डबल प्रेशर रहेगा कोहली के ऊपर। और देखना ये होगा कि क्या कोहली प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं। हालांकि अब उन्हें अच्छा खासा अनुभव हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और धर्मशाला में जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाया था तो उससे उनकी फॉर्म भी वापस लौट आई थी, जिससे उनका मनोबल भी काफी ऊंचा हुआ होगा। तो ऐसे में जो देखने वाली बात यही रहेगी कि टीम इंडिया को कोहली कैसे लीड करते हैं, खासकर जब आपकी बॉलिंग लाइनअप काफी इनएक्सपीरियंस हो, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि टीम इंडिया कैसे। जी बिल्कुल तने जी तने बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अपने ही देश में, अपने ही मैदान में खेलने के बाद क्या टीम इंडिया इस दबाव को झेल पाती है और किस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया कर पाती है। देखने वाली बात होगी आज इस मैच में किस तरह का प्रदर्शन करती है टीम इंडिया। खैर, खबरों में बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दिल्ली की विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अनिश्चितता की वजह से अभी तक इन सीटों पर चुनावी सरगर्मी शुरू नहीं हुई है। बीजेपी यदि तीनों में से एक भी सीट पर पराजित होती है तो दिल्ली में 16 वर्ष से सरकार बनाने का सपना संजोए उसके प्रयासों को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। दूसरी तरफ बात की जाए विधानसभा भंग करके एक नए सिरे से चुनाव होने की, तो पूर्ण बहुमत के बड़े बड़े दावे करने वाली आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती है तो उसकी अपनी पार्टी को बांध कर रखना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों के साथ कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए दौड़ में बने रहने की कोशिश लगातार करेगी। कृष्णानगर, महरौली, तुगलकाबाद और विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को चुनाव होना है। अभी तक किसी भी सीट ने इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी तक नहीं की है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर भाजपा विजयी हुई थी। वहीं आम चुनाव में हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा और रमेश विदुड़ी ने सांसद निर्वाचन को जाने पर इन सीटों से इस्तीफा दे दिया था और जिसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो करी है। तीनों पार्टियां जो हैं वो इस रेस में हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। आपको बता दें, उन उपचुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों ही पार्टियां जुट गई हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए रिपोर्टर 24/7।